नेक्स्ट तो अभी तक का जो लेक्चर हैं वो हमारे हो चुके हैं थर्मोडायनामिक्स, और उसमें हम लोगों ने कई तरह की प्रोसेस भी पढ़े, और साथ ही साथ अब क्या है इन्वायरमेंट के मॉलिक्यूल्स के फिनोमेना पे हम लोग डिस्कस करेंगे, और जो कि नेचर है किसका, इस मैटर का, कैसा नेचर, गैसेस नेचर। और गैसेस क्या करते हैं, उनमें क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं आपस में एक इंटर एटॉमिक स्पेसिंग रखते हैं, और जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग है वो क्या करेंगे आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने की वजह से कहीं कहीं अलग अलग एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, और वो एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, उनकी वेलोसिटी पे और उनके टेम्परेचर पे। तो और साथ साथ अगर क्या कर रहा है, कोई भी ट्यूब है या फिर कोई भी कंटेनर है, उसमें जो मॉलिक्यूल हैं वो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, जिस जिस तरह से इधर उधर मूव करेंगे, मतलब किसी वेलोसिटी से, तो उस वेलोसिटी डिपेंड करती है प्रेशर पे। समझ पा रहे हो? क्योंकि एनर्जी भी होगी, और वो एनर्जी क्या करेगी, वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी, साथ साथ वो एनर्जी प्रेशर के टर्म्स में भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो मॉलिक्यूल्स की इन वेलोसिटी को हम यहाँ पर डिनोट करेंगे सी से, और ये इंक्लूड होगा आपके किसके अंदर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो इनकी मीन वेलोसिटी किसकी, पार्टिकल की या मॉलिक्यूल्स की, मीन वेलोसिटी, मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और यहाँ पे मीन वेलोसिटी को हम डिनोट करेंगे से सी बार, और सी बार इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 ऑन Cn। अगर कहीं किसी भी सिस्टम में n मॉलिक्यूल्स हो, और टोटल टोटल नंबर कितना हो जाएगा, n, ये हो जाएगा मीन वेलोसिटी। मीन वेलोसिटी होगा। अब क्या है कि मीन वेलोसिटी, जब हम एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं, तो इसमें होता क्या है कि अगर हम एक कंप्लीट रोटेशन, एक कंप्लीट साइकिल के बारे में बात करें, कि मॉलिक्यूल जाने के बाद और किसी वॉल से टकराए, और टकराने के बाद फिर वापस आ जाए, तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो। मतलब उसका एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं मॉलिक्यूल, लेकिन आपको पता है अगर आप यहाँ का टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे, तो धीरे धीरे यहाँ के टेम्परेचर इंक्रीज होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे, यहाँ के एटम्स, मॉलिक्यूल। तो जैसे क्योंकि वो एनर्जी गेन करेंगे, इसका मतलब उनकी नेट वेलोसिटी जीरो नहीं होती है, इसका मतलब कुछ और वेलोसिटी जो यहाँ पे काम करती है, तो उसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, RMS वेलोसिटी। RMS वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और जिसको कहते हैं CRMS। अब रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर। अब आपने क्या कर दिया, एवरेज वैल्यू तो निकाला था, जो एवरेज या मीन वैल्यू निकाला है उसका स्क्वायर कर दिया और अंडर रूट लगा दिया बाहर से। तो कोई दिक्कत आई इसमें, मतलब है वो मीन ही, लेकिन इसमें एक टर्म्स में क्रिएट कर दिया, क्या है, रूट मीन स्क्वायर टर्म्स में, तो इसको CRMS कहेंगे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। आपकी बुक में रूट मीन स्क्वायर को एक अलग तरह से भी डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं CRMS, और ये मीन है, और इसका अंडर रूट लगा देंगे बाहर और इसका स्क्वायर कर देंगे। इसको मीन को खोपचा, क्या बोलते हैं इसको, खोपचा, या ग्रेटर देन इसके अंदर रख लिया जाता है। तो ये कुछ ऑपरेटर्स हैं मीन को बनाने की। तो अगर खोपचे के अंदर कभी कुछ लिखा हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे उसको, मीन। तो मीन का एक नया वर्ड यहाँ पर आ गया, खोपचा सी। तो इसीलिए ये वर्ड निकलता है यहाँ से कि खोपचे में रख दो, तो खोपचे में इसको रख देना, इसको वेलोसिटी को, तो और उसका क्या कर देना, स्क्वायर करके अंडर रूट लगा देंगे, तो वो बन जाएगा CRMS, रूट मीन स्क्वायर। अब देखो रूट मीन स्क्वायर का क्या इंपॉर्टेंस समझो। रूट मीन स्क्वायर का इंपॉर्टेंस ये हो जाएगा कि अगर आप किसी भी नंबर का, सपोज +-1 है, ये कुछ भी वैल्यू है, इसका स्क्वायर करो, ऑलवेज पॉजिटिव, ये गिव्स अ पॉजिटिव वैल्यू। अब समझे कि मतलब अगर कोई पार्टिकल की इन्वायरमेंट में किधर भी डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, उसका एवरेज अगर स्क्वायर कर देंगे उसका, तो क्या बन जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू गिव देगा। ऐसा चीज आप किस में भी करते हो, जब आप ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर पढ़ते हो, आपको करंट को ट्रांसफर करना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, लेकिन आपको करंट को किसकी फॉर्म में, DC की फॉर्म में नहीं भेज सकते।
डीसी की फॉर्म में भेजना थोड़ा सा ना टफ है, तो आप किसकी फॉर्म में भेजते हो? ऑल्टरनेटिंग फॉर्म में। अब आप ऑल्टरनेटिंग निकालोगे किसी कंप्लीट साइकिल का, बताओ क्या आना, क्या आएगा? जीरो, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो नेट कितना आएगा पूरा कंप्लीट साइकिल के लिए? जीरो। इसका मतलब क्या, जीरो करंट पहुंचेगी? कुछ करंट तो पहुंचती है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस एवरेज वैल्यू का फिर से रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेते हैं। तो आपके पास जो घर में वैल्यू या वोल्टेज आता है वो पता कौन सा होता है? रूट मीन स्क्वायर। कौन सा वोल्टेज होता है? रूट मीन स्क्वायर। ओके, तो अब कुछ टर्म्स के साथ साथ हम इसको रहने देते हैं। अब एक काइनेटिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। नंबर पहला, पोस्टुलेट्स क्या होता है? एक तरह के थॉट्स, और साथ साथ जो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी किया जा सके। पहला वर्ड है कि मोस्ट ऑफ स्पेस इन गैस इज वैकेंट। गैसेस का मोस्ट ऑफ द स्पेस कैसा होता है? खाली। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, आसानी से अपने हाथ को हिला सकते हैं गैसेस मीडियम में। तो आप पहला पॉइंट लिख लीजिए। मोस्ट ऑफ स्पेस इन गैस इज वैकेंट। मोस्ट ऑफ स्पेस इन गैस इज वैकेंट। ठीक है, तो वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल। तो वॉल्यूम क्या इनका फिक्स्ड होता है गैसेस का? नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल is negligible. Volume of molecule is negligible or small compared to volume of gas. Negligible, small compared to volume of gas. ठीक है, गैस का जो मॉलिक्यूल होगा उसके कंपैरिजन में वॉल्यूम ऑफ जो स्पेस होगा, मोस्ट ऑफ द स्पेस, वो बहुत ही ज्यादा क्या है, स्मॉल होगा। बताइए कि इस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम और उस सिस्टम का वॉल्यूम, उसमें क्या होगा, कंपेयर होगा, तो बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल माना जाएगा स्पेस का। साथ साथ सेकेंड, और गैस कैन बी कंप्रेस्ड एनी अमाउंट। इसकी वजह से क्या होगा, गैस कैन बी कंप्रेस्ड एनी अमाउंट। जैसे कि आपने पिस्टन लिया और एक पिस्टन से किसी कंटेनर में, अब यहां पर क्या है, गैसेस मॉलिक्यूल है। आपने इसको क्या करा, ऊपर से प्रेशर लगाया, और जैसे आप प्रेशर लगाते चले जाएंगे तो होगा क्या, गैस कंप्रेस होगी। और कहां तक कंप्रेस होगी, आपने धीरे से प्रेशर लगाया तो ये सारे जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब वो थोड़ा 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 और पास आने लग जाएंगे। आपने इसको और कंप्रेस करा, अब क्या होगा, मॉलिक्यूल और ज्यादा पास हो जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, इसी वजह से कि जो स्पेस है उसका वॉल्यूम और जो गैस के एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है वो उसमें क्या है, बहुत ही स्मॉल कंपेयर होता है, मतलब काफी नेग्लिजिबल। इसलिए आप जित बहुत मैक्सिमम अमाउंट तक कंप्रेस कर सकते हैं। इसको एक देख सकते हैं एग्जांपल से। अभी ये किसने बनाया था? तो जैसे हम इस सिरिंज में देख सकते हैं, अब इसका नीचे वाला स्पेस कैसा है, धीरे 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 ये स्पेस है ऐसे, ये इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ का जो स्पेस है, अब यहाँ पे कौन से मॉलिक्यूल है, गैसेस मॉलिक्यूल है। अब इसको हम धीरे 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 देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये गैसेस कंप्रेस 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 और मैक्सिमम अमाउंट तक कंप्रेस। अब इसके बाद ये कंप्रेस नहीं हो रहा है, जिससे मैंने होल्ड करा हुआ है, इसके अंदर की जो एयर है वो मैंने इसमें ट्रैप कर लिया, और अब इसमें और ज्यादा प्रेशर जब लगा रहा हूं तो मुझे प्रेशर फील हो रहा है। तो ये क्या है, मॉलिक्यूल्स अब धीरे 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 इन्वायरमेंट के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा पास आ चुके हैं।
ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह का पिस्टन की तरह काम कर रहा है ये सिरिंज। तो पहला लॉ ये कहता है, एंड दिस सेकेंड पॉस्टुलेट है कि मॉलिक्यूल आर ऑलवेज इन स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन। यस अनमोल, व्हाट्स योर क्वेश्चन? हाँ हाँ ठीक है। हाँ बनेगा ना, अगर आप प्रेशर को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देंगे, तो ये आपको मैंने ट्रिपल पॉइंट बताया था, तो कोई भी गैस किस में कन्वर्ट हो सकती है? सॉलिड में। प्रेशर, हाँ आपने क्या कर रहे हो, कंप्रेस जब कर रहे हो तो प्रेशर लगा रहे हो ना, तो प्रेशर इतना ज्यादा हाईली हो जा रहा है कि जो गैसेस मॉलिक्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो गए? सॉलिड में कन्वर्ट हो गए। हमारा अर्थ भी तो ऐसे बना, नेबुला स्टार वगैरह क्या थे, पहले गैसेस पूरे थे, लेकिन इतना ज्यादा प्रेशराइज हुए कि आज देखो हम इस प्लेनेट के ऊपर खड़े हैं, बैठे हैं, घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं? तो मॉलिक्यूल आर ऑलवेज इन स्टेट ऑफ मोशन, और their velocity may have any value. Their velocity may have any value. May have any value, comma any direction. Any direction. Any direction. In a straight line. In a straight line. Unless it strike another molecule. Unless it strike another molecule. एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते रहेंगे, अनदर डिफरेंट किसी वेलोसिटी से, जब तक उनके बीच में कोई दूसरा मॉलिक्यूल ना आए। अब जब दूसरी मॉलिक्यूल का आएगा तो उसके साथ क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे, कोलिजन होगा। थर्ड, शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज टेकन एज स्फेरिकल। स्फेरिकल शेप में ढलना काफी आसान है, बजाय दूसरे जो कि शेप है, कोनिकल, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल के अलावा। फोर्थ, कोलिजन आर परफेक्टली इलास्टिक। कोलिजन आर परफेक्टली इलास्टिक। अब जब इलास्टिक कोलिजन होगा तो ये क्या करते हैं, प्रेशर डेरिवेशन है प्रेशर का किसके टर्म्स में? वेलोसिटी के टर्म्स में, डेरिवेशन ऑफ प्रेशर। कोई एक वॉल्यूम जिसका ऑल साइड आर इक्वल, ए ए ए, और इसमें कोई भी एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल सी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस में इसका है c1 पार्टिकल है, c1 x, y एक्सिस में c1 y, और z में c1 z। ये इसके डिफरेंट डायरेक्शन है, और ये कंटेनर है एक, और ये इसकी क्या है, वॉल है, कंटेनर वॉल। अब जब कंटेनर वॉल होगा तो इसका टोटल मास, कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू m। n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस सिस्टम के अंदर जितने होंगे। n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है?
डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास क्या हो जाएगा स्मॉल एन एम अपॉन वॉल्यूम कितना है ए क्यूब, क्यूबिकल बॉक्स है, इसी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लो, ठीक है। साथ ही साथ अगर कोई भी पार्टिकल है, अब यहाँ पे कंटेनर के अंदर है, तो इसका चेंज इन मोमेंटम, ये पार्टिकल का जब ये दीवार से टकराएगा, दीवार से टकराने के बाद वापस आएगा, तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी इज इक्वल टू एम सी वन एक्स, सी वन एक्स इज द वेलोसिटी माइनस ऑफ माइनस एम सी वन एक्स, मास उसका स्मॉल एम है जाएगा, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम, और यहाँ पे टकराने के बाद फिर उसी डायरेक्शन में वापस आ रहे हैं, तो इसलिए हो जाएगा माइनस माइनस प्लस टू एम सी वन एक्स, ठीक है। और चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाई इसका टाइम टेकन कितना आ जाएगा, टाइम टेकन डेल्टा टी, टाइम टेकन इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना जितना इधर वापस गया ए डिस्टेंस, फिर ए डिस्टेंस ही वापस आया, ए प्लस ए, टोटल डिस्टेंस 2a, और स्पीड कितना जाएगा c1x। टाइम और मोमेंटम, क्या टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, इज न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा पी इज टू एम ऑन एम सी वन एक्स, और अपॉन में टू ए अपॉन सी वन एक्स, टू से टू कैंसिल, आपके पास आ जाएगा एम सी वन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए, ये है फोर्स इन वर्ल्ड डायरेक्शन, सिर्फ एक मॉलिक्यूल के लिए। अब अगर इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल हैं एन, तो कितना हो जाएगा एन, ये है c1x, सिर्फ एक एक्सिस के लिए, c1x कौन से प्लेन के लिए होगा वाई जेड प्लेन, c1y कौन सा होगा एक्स जेड प्लेन, जो मॉलिक्यूल होगा जिसकी स्पीड, अगर सोचो ना ये एक्स वाई जेड एक्सिस है, ठीक है, इज एक्स वाई और जेड, अगर जो एक्स एक्सिस में तो कौन से प्लेन में, इस वाले प्लेन में, सामने वाले में, ये उसके लिए प्लेन आ जाएगा ऐसे, ये अगर कोई वाई एक्सिस में होगा तो फिर कैसा आएगा, ये वाले प्लेन में आएगा, मतलब इस वाले प्लेन में, एक्स और जेड प्लेन में, जो जेड प्लेन में है तो उसके लिए कौन सा प्लेन होगा ये वाला, समझ पा रहे हो। तो अब उन प्लेन के लिए, डिफरेंट प्लेन के लिए अगर हम थ्री डायमेंशनल एक्सिस लेते हैं, तो थ्री डायमेंशनल एक्सिस के लिए कितना हो जाएगा बताओ, टोटल ऐड हो जाएगा और टोटल नंबर आ जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं, एफ, टोटल एफ कितना हो जाएगा f1x प्लस f1y प्लस f1z, नेट फोर्स, और ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी है ना, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ऊपर जाएगा, फिर यहां से इसका क्या करोगे f1x में n m अपॉन a, ये तो कांस्टेंट होगा, अंदर क्या आ जाएगा c1x स्क्वायर c1y स्क्वायर प्लस c1z स्क्वायर प्लस ऑन n के लिए कितना आ जाएगा प्लस c1n, हाँ एन एक्स मान लो या फिर स्क्वायर, पूरे एन सिस्टम के लिए। अगर आपने अभी ये फॉर्मूला पढ़ा था, एन का अगर एवरेज के साथ में मल्टीप्लाई कर देता हूं, देखो वहां से एवरेज वैल्यू नहीं निकलेगा, c1 स्क्वायर है c1y स्क्वायर है, और इसका एवरेज निकाल दें n इंटू ए, तो ये क्या बनेगा m अपॉन ए इंटू सी आर एम एस स्क्वायर, क्योंकि सी आर एम एस इक्वल टू क्या होता है एवरेज स्क्वायर, और ये मीन है, मीन इक्वल टू क्या होता है c1 प्लस c2 प्लस c3 अपॉन एन, एन की मल्टीप्लाई मैं अगर किसी के साथ कर दूं तो वो क्या हो जाएगा उसका सम, मतलब एक तरह से सीआरएमएस वैल्यू निकल जाएगा, और यहां से यह है एफ नेट, इसके लिए एन डायरेक्शन के लिए,
तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन, और एरिया क्या है? ए स्क्वायर। एक दीवार का एरिया क्या होगा इस वॉल्यूम का? ए स्क्वायर। तो यहां से आपके पास आ जाएगा, फोर्स को रख लो एम अपॉन ए, इज ए इंटू ए स्क्वायर और इंटू सी आर एम एस स्क्वायर, मास अपॉन ए क्यूब इज वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम और सी आर एम एस स्क्वायर, ठीक है। और सी आर एम एस स्क्वायर और ये टोटल मास को हम क्या लिख सकते हैं? टोटल मास एन पार्टिकल के लिए वो क्या आ जाएगा? कैपिटल एम। मतलब मास अपॉन वॉल्यूम क्या बनेगा आपका? डेंसिटी सी आर एम एस स्क्वायर। और इसमें एक टर्म और आ जाएगा, क्या? ये तो आपका कितने टर्म के लिए आया? एक वन डायरेक्शन के लिए और पर्टिकुलर एक्सिस के लिए। फॉर थ्री डायमेंशनल एक्सिस के लिए कितना हो जाएगा? आपने पता है ये आया P1x, P1x ऐसे ही y एक्सिस में भी आएगा, z में भी आएगा, x में भी आएगा। तो थ्री डायमेंशनल अगर डायरेक्शन में जाएगा तो प्रेशर क्या रहते हैं ऑल डायरेक्शन के लिए? Px इज इक्वल टू Py प्लस इक्वल टू Pz इक्वल टू P। कौन सा लॉ है? पास्कल लॉ। और पास्कल लॉ से जब इक्वल आ जाएगा तो टोटल नेट प्रेशर को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/3 ऑफ Px, यहां पर रख दो फिर, टोटल नेट प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो सी आर एम एस स्क्वायर। प्रेशर किस पे डिपेंड करने लग गया? स्पीड पे। और जब स्पीड पे डिपेंड करेगा तो यहां से आप इसको किस पे कन्वर्ट कर सकते हैं? एनर्जी के टर्म्स में। क्योंकि प्रेशर और मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी को लिख लो 1/3 मास और सी आर एम एस स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम के इधर ले आओ तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम कितना आ गया? 1/3 एम सी आर एम एस स्क्वायर। इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे तो क्या बनेगा? प्रेशर इंटू वॉल्यूम क्या होता है? एनआरटी। समझ पा रहे हो? एनआरटी कहां से? आइडियल गैस इक्वेशन से। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी और म्यू आर टी लिख लो, और मास इंटू वेलोसिटी के साथ साथ 2 का मल्टीप्लाई और 2 का इधर कर लो तो क्या बन जाएगा? 2/3 और 1/2 एम वी स्क्वायर। वो क्या बनता है? काइनेटिक एनर्जी। ये बन जाएगा आपका म्यू आर टी इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1/2 एम सी आर एम एस स्क्वायर को आप सी स्क्वायर लिख लीजिए, स्पीड स्क्वायर। और यहां से क्या बन जाएगा? 3/2 आर टी म्यू फॉर 1 मोल। तो 1 मोल के लिए म्यू की वैल्यू कितना होगा? 1। और ये बन गया आपका एनर्जी। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। दिस इज एनर्जी 1/3/2 आर टी। तो ये एनर्जी आ गया, और ये एनर्जी आया कहां से? इस प्रेशर से। समझ गए? तो प्रेशर और ये एनर्जी कब? जब आपका क्या हो, कोई भी मॉलिक्यूल किसी 2/3 नहीं नहीं, यहाँ कहाँ पे? 2/3 हाफ एम सी स्क्वायर। हाँ, नेक्स्ट ये नहीं, हाफ एम सी स्क्वायर क्या है? काइनेटिक एनर्जी। 3 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, और म्यू आर टी में म्यू हो जाएगा 1 और आर टी की फॉर्म। इज एब्सोल्युटली राइट। ओके, ठीक। ओके, अब इसमें आर क्या है? इज गैस कांस्टेंट, और टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन्वायरमेंट, जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर रहता है 0 केल्विन। 0 केल्विन कितना डिग्री होता है? -273.16।
ठीक है, नोट कर लो आप लोग पोस्टलेट्स और ये सब। ठीक है? अब जब इस प्रेशर एनर्जी को हम कैलकुलेट कर लेते हैं टेम्परेचर के टर्म्स में, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिखना है इसके बेस्ड। अच्छा, इसमें एक टर्म आता है आर को, गैस कांस्टेंट को हम क्या करते हैं अगर इसमें आर बाय एवोगाद्रोस नंबर, मतलब कि ये तो सिर्फ 1 मोल के लिए ना, अगर 1 मोल का कैलकुलेट या 1 मोल का नंबर हम निकालें तो 1 मोल कितना होता है, एक्चुअली एक नंबर होता है दैट इज कॉल्ड एवोगाद्रो नंबर और इज 6.022 10 टू द पावर मॉलिक्यूल या मोल, है ना। तो 1 मोल का जो नंबर मिलेगा उसको Na मिलेगा, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसके टर्म्स में, तो यहां पर आएगा इज इक्वल टू 3/2 आर अपॉन Na फॉर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो और R अपॉन Na जो कांस्टेंट होता है दैट इज नोन एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। मतलब अगर एनर्जी का क्वेश्चन आ रहा है गैस कांस्टेंट के टर्म्स में, ये किसके टर्म्स में, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म्स में, और बोल्ट्जमैन की वैल्यू हमें जो होगी वो होगा वेयर Kb इज इक्वल टू R अपॉन Na। ठीक, तो ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म्स में दैट इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। जब भी आप स्टैटिस्टिकल फिजिक्स पढ़ते हैं, मॉलिक्यूल्स, माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक, जो कि इन्वायरमेंट को चेंज करते हैं, कंडेंसेशन मैटर कहते हैं इनको, तो वहां पर आपको कौन सा टर्म यूज करना पड़ता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, क्योंकि आप एक सिंगल मॉलिक्यूल, मोल क्या होता है, मोल होगा जब उसके अंदर इतने क्या है, सब इतने मॉलिक्यूल्स हों कहीं पर, मतलब भूसे का एक ढेर, भूसे का ढेर समझ लो, जिसके अंदर इतने हों 10⁻23 मॉलिक्यूल हों कहीं पर, तो आप बोलोगे 1 मोल। और अगर तो वो कहलाता है एक एवोगाद्रो नंबर, अगर इतने मॉलिक्यूल्स कहीं पर है, इतने मॉलिक्यूल्स, तो फॉर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए जब लग जाएगा, तो अब तुम्हें पता है गैसेस तो हाईली कंप्रेस्ड हैं नेचर में, कितना परसेंट गैस है यहाँ पे, सबसे ज्यादा हाईएस्ट अमाउंट में कौन है, नाइट्रोजन, कितना परसेंट, 75%। तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिख लो नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए लिखना इफ द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज 75%, ऑफ नाइट्रोजन, और टेम्परेचर जो है वो कितना है, रूम टेम्परेचर ले लेते हैं 300 केल्विन, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी समझ गए ना, VRMS, क्या एवरेज वेलोसिटी होगी पार्टिकल के पास, नहीं, VRMS वेलोसिटी होगी। तो बताओ VRMS कैसे निकालेंगे इसका, VRMS वेलोसिटी आप अभी जो कैलकुलेट करा एनर्जी के क्वेश्चन से कैलकुलेट करोगे, ये जो एनर्जी है 3/2 KBT, इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ mv², 3/2 KBT, KBT को क्या लिख सकते हैं, R अपॉन मल्टीप्लिकेशन बाय T, हो गया सॉल्व। अरे हाँ ना बोल भाई, बस मास तुम्हें पता है नाइट्रोजन में कितना होता है, 70, हाँ 14×2 = 28 है ना, और 28 आ जाएगा, और वेलोसिटी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 3/28, आर के वैल्यू 8.13, हाँ, और एन की वैल्यू 6.022 10⁻23, और केल्विन 300 केल्विन। आप कैलकुलेट करोगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगा V², ये V कौन है, अभी RMS स्क्वायर इज इक्वल टू 516 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आप सॉल्व कर दोगे तो बन जाएगा VRMS इज इक्वल टू 516 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कि अगर इतना नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में है तो उसकी स्पीड ये है पर सेकेंड,
नाइट्रोजन इतना तेज भाग रही है आपके आसपास। ओ, देखो नाइट्रोजन ने तुम्हें छू के चलाई, समझ गए? इतनी 516, मतलब किसकी स्पीड से ज्यादा है ये? किसके साउंड की स्पीड कहां पर? सॉलिड मटेरियल वगैरह में जो हम इससे तेज भाग गई तुम्हारी स्पीड। अगर मैं इसको ऐसे करूंगा, ऐसे टक, तो ये टक के साउंड तुम्हें सुना दी, एयर ड्रम में गई, फिर तुम्हारे जो कैनल है, एयर कैनल, उसके अंदर से घुसी, फिर तुम्हारे जो बोन्स हैं उनके पास पहुंचेगी, तब तक वहां आराम से नाइट्रोजन भाग के चली भी गई, छू के भी चली गई तुमसे। स्पाइडरमैन बन गए तुम्हारे लिए नाइट्रोजन। ठीक है, हाँ ठीक है। अब है कि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी। पर लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से पहले आप लोग को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्या? डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के पास ना अपना क्या है कि नेचर में वो कितने तरीके से मोशन कर सकता है। क्या कर सकता है? मोशन। नंबर ऑफ मोशंस, मतलब कि लाइक वाइब्रेशन हो गया, ट्रांसलेशनल हो गया, और क्या क्या हो सकता है? ऑसिलेटरी मोशंस हो गए। तो वो आराम से कितना मोशन कर पा रहा है, वो क्या है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आप एक टर्म लिख लो, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम, द नंबर ऑफ मोशंस which can be performed, the number of motion which can be performed, which can be performed by atoms of one molecule is degree of freedom of the is degree of freedom is degree of freedom किसका? of the molecule. These motions, are translational, और क्या क्या हो सकता है? रोटेशनल, और एंड वाइब्रेशनल, मतलब ऑसिलेटरी। ठीक है, यू चैन। अगर एक्सिस के बेसिस में बोला जाए इसका डेफिनेशन, एक्सिस, कोई मॉलिक्यूल अपने एक्सिस के बेसिस पे भी जा सकता है। तो द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई लोकेशन, द नंबर ऑफ coordinates required to specify location, to specify location specified location of atoms of a molecule in its space. Space is equal to its degree of freedom. It's a degree of freedom. Is degree of freedom. जितना वो अलग अलग तरह के एक्सिस में जितना स्पेस क्या करेगा, ऑक्यूपाइड करेगा। तो दो तरह की डेफिनेशन आ गई, एक तो है कि वो कितना मोशन कर पा रहा है, और कितना कोऑर्डिनेट में, स्पेसिफाइड कोऑर्डिनेट या एक्सिस में है। डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ साथ हम एक टर्म और पढ़ते हैं, इंडिपेंडेंट रिलेशन। इंडिपेंडेंट रिलेशन, अब आप वो कितने रिलेशन बना पा रहा है किसी मॉलिक्यूल के साथ,
तो इंडिपेंडेंट रिलेशन, ठीक है, खुश हो गए तो ड्यू टू इंटर एटॉमिक स्पेसिफिक, ड्यू टू इंटर एटॉमिक स्पेसिंग एंड रिक्वायर्ड भी है, एक रिस्ट्रिक्शन भी है, लेकिन जो एक बार स्पेस बन गया दोबारा उसके साथ स्पेसिंग नहीं कर सकता, एंड नो मोशन अराउंड इज अराउंड एक्सिस, नो मोशन अराउंड एक्सिस, ठीक है, देयर में बी सर्टेन रिस्ट्रिक्शन. There may be certain restriction of a particular motion. It's called a independent relation. It is denoted by R. अब कोई मॉलिक्यूल है ये और ये है मोनोएटॉमिक, इसकी एटॉमिसिटी कैसे है, मोनोएटॉमिक है, तो अब इसके क्या है, किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इसका कोई रिलेशन है ही नहीं, ना कोई इंटर एटॉमिक स्पेसिंग है, तो इसका आर कितना हो जाएगा, 0. अगर कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो इसका एक आर बन रहा है ना दो मॉलिक्यूल के बीच में रिलेशंस, तो इसका आर कितना हो गया, डायटोमिक, आर इक्वल टू 1. और ये एक दूसरा टाइप का मॉलिक्यूल है, अब इसके कितने आर बन सकते हैं, 3, 1, 2 और 3, तो ये क्या हो गया, एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया, इसका आर इज इक्वल टू 3, लेकिन ये भी एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, पर ये लीनियर है और ये कैसा है, तो इसके आर कितने हो गए, 2. 2 लीनियर, हम रिलेशंस के बारे में बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, इंडिपेंडेंट रिलेशन, अब समझिए आप इंडिपेंडेंट रिलेशन, और जब डिग्री ऑफ फ्रीडम बोला जाएगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, यही कितनी डिग्री इंडिपेंडेंट रिलेशन प्लस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो भी होंगे, तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला हो जाएगा 3n माइनस r. n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, r इज इंडिपेंडेंट रिलेशन. अब सपोज मोनो एटॉमिक है तो उसके लिए आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं मोनो एटॉमिक के लिए, बताओ कितना होगा, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 और r इक्वल टू 0, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 3. फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2 और r इक्वल टू 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 1 टू 5. अब ट्राइटोमिक की दो पार्ट हैं, एक क्या क्या है, नॉन लीनियर और एक लीनियर पे देखते हैं पहले. लीनियर का एग्जांपल बता सकते हो, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनाता है, C बीच में कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट करता है ना, तो बताओ इसका कितना है डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 इंटू 3 माइनस 2, 7. नॉन लीनियर का एग्जांपल बता दो, H2O, H2O कैसे बनाता है, बेंडशिप एंगल क्रिएट करता है, बन गया ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना, 3 इंटू 3 माइनस 3, 6, कितना आ जाएगा, 6, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया. और जहां पर जिस भी मॉलिक्यूल को जो भी इन्वायरमेंट में, ठीक है, जिनके पास उनके डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेसिस पे उनको क्या है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करी गई है, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन. दिस इज नोन एज लॉ ऑफ
law of equipartition. A law of equipartition is the energy contained in a gas contains in a gas are equally divided through its all degree of freedom. कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एनर्जी को? एनर्जी पर या एसोसिएटेड विद एक डिग्री ऑफ जो मॉलिक्यूल होता है, एनर्जी associated of a single monatomic gas monatomic gas, बताओ कितना होगा? इज कितना था, कितना आया था हमारे पास रिलेशन एनर्जी का अभी जो कैलकुलेट करा था एक मॉलिक्यूल के लिए? उसने बताया था कि 3/2 नहीं 3/2 केबीटी। ये ध्यान रखना है, इसमें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होती है, 3/2 है या 2/3 है, ठीक है। और ये क्वेश्चन इतनी बार एग्जाम में आता था, स्टैटिस्टिक्स हमारे पास हुआ करती थी जब एमएससी में होता है कंडेंसेशन मैटर। 3/2 केबीटी। अब ये क्या है? मोनोटोमिक गैस, मतलब एक सिंगल मॉलिक्यूल, ठीक है, 3/2 केबीटी। तो इसका जब इक्विपार्टीशन बोलेंगे तो एक डिग्री के पास इतना है, एक मॉलिक्यूल के पास इतना एसोसिएट कर रहा है, तो ईच डिग्री का मतलब अब चाहे वो कोई भी हो उसके लिए जनरलाइज कितना एनर्जी उसके पास होगा ईच डिग्री के पास? ईच डिग्री मतलब ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितना एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री? बताओ। यस, ईच डिग्री 1/3 क्यों होगा? क्योंकि अभी तुम लोगों ने निकाला था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है मोनोटोमिक के लिए, तो एक के लिए कितना हो जाएगा? 1/3 मल्टीप्लिकेशन बाय 3/2 केबीटी, मतलब 1/2 केबीटी। इतना एनर्जी रहेगा। हाँ, एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बताइए CV कितना हो जाएगा इसका? CV का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, CV कैसे निकलेगा? थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। कांस्टेंट वॉल्यूम के डेल्टा W इज इक्वल टू 0 P डेल्टा V। और इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा? ये 1/2 KBT। और मॉलिक्यूल्स के लिए जो MST वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मोल को, नंबर ऑफ मोल को 1 मान लो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज CV। और टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, पहले टेम्परेचर होगा T, बाद में टेम्परेचर चेंज हुआ 10T प्लस 1, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना बचेगा? 1। तो ये बन जाएगा 1। तो CV इज इक्वल टू 1/2। और KBT साथ साथ अगर आप यहाँ पे भी टेम्परेचर रख भी लो, चेंज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर से टेम्परेचर कैंसिल फॉर 1 डिग्री सेल्सियस के लिए। और KBT फॉर 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा? CV इज इक्वल टू 1/2 RT। R, क्योंकि KB बराबर क्या होता है? R/Na, n नंबर ऑफ मोल्स। n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए CV इज इक्वल टू 1/2 RT। और T क्या है? 1 डिग्री सेल्सियस। तो CV इज इक्वल टू 1/2 R। ऐसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जब निकाल देंगे कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, तो प्रेशर के लिए कितना हो जाएगा?
Cp आएगा Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर, मोल मेयर फॉर्मूला। तो मेरे फॉर्मूले से Cp इज इक्वल टू जाएगा R प्लस Cv, R प्लस 1/2 R इज इक्वल टू 3/2 R, और गामा इज Cp अपॉन Cp बाई Cv 3/2 R डिवाइड बाई 1/2 R। तो कितना आ जाएगा, R से R कैंसिल 3, ठीक है। गामा किसके लिए, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। गामा भी रहने दो, गामा हम निकालेंगे जब टोटल एनर्जी आएगा, टोटल मतलब कि सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ साथ। तो इनका Cp Cv निकालने के बाद हम इसका कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। ठीक, Cv ये किसके लिए, 1 मॉलिक्यूल्स के लिए, और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है इसका, 3, किसके लिए, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। तो Cv इसका आ जाएगा Cv इज इक्वल टू 3/2 R, 1/2 R एक मॉलिक्यूल के लिए, 3 के लिए कितना आ जाएगा 3/2 R, टोटल कितना आ जाएगा 3/2 R प्लस 5/2 R, 5/2। अच्छा, एक टेबल बना लेता हूं जिसमें सबको हम एक साथ कंक्लूड कर देते हैं। पहले आप डाल दो एटॉमिसिटी, एनर्जी, डिग्री ऑफ फ्रीडम, एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एनर्जी पर मोल, Cv, Cp इक्वल टू Cv प्लस R, और गामा। एटॉमिसिटी सबसे पहला एक सिंगल मॉलिक्यूल, तो उसके के लिए क्या बोलेंगे, मोनोएटॉमिक, डिग्री ऑफ फ्रीडम, एनर्जी पर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के लिए कितनी जगह 3/2 kBt, मॉलिक्यूल के साथ kBt टर्म आएगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। हाफ kBt एक एनर्जी, टोटल के लिए मोनोएटॉमिक के लिए 3/2 kBt। तो Cv भी ऐसे ही निकलता है, एनर्जी पर मोल 3/2 RT, Cv 3/2 R, टेम्परेचर नहीं आएगा, स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, Cp इज 5/2, गामा इज Cp अपॉन, तो 5/2 3 Cp अपॉन Cv, तो 1.3। डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए 5/2 kBt, क्योंकि 1 kBt 1/2 kBt ईच डिग्री एसोसिएट कर ले, यहां से कितना जाएगा 5/2 RT, 5/2 RT, तो 5/2 और Cp, और इस 7 डिवाइड बाई 5 इज 1.3, 1 पॉइंट कितना आ रहे हैं 1.4 लगभग अप्रोक्सीमेट, और ये 1.7 क्या अप्रोक्सीमेट। ट्राइएटॉमिक के लिए कितना आएगा, ट्राइएटॉमिक में सबसे पहले लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए 7/2 kBt, 7/2, 7/2, 9/2, 9/1/3, ठीक है। एंड नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल
नॉन लीनियर के लिए कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम? 6/2 केबीटी मतलब 3 केबीटी, 3 RT, 3R, 4R, 4/3 मतलब 1.33। तो अप्रोक्सीमेट गामा के वैल्यू देखो तो 1.3 से लेकर और 1.7 के बीच के रेंज होता है डिफरेंट मॉलिक्यूल इन्वायरमेंट में जितने भी, ठीक है। ऐसे ही एक लास्ट टर्म है, दिस इज नोन एज मीन फ्री पाथ। और मीन फ्री पाथ मतलब कि द consecutive collision between two molecules, length two consecutive length between two consecutive collision। और इज नोन एज √2 n pi d स्क्वायर। और एक टाइम इसमें आएगा, इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। जब दो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे, और ये क्या है, ये मॉलिक्यूल का क्या है, ये डायमीटर है, डी इज द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है, डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। और उन दोनों के बीच में जो कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन होगा उसका लेंथ ही है। जैसे तुमने यहाँ से स्प्रे करा और यहाँ से पूरा के पूरा कमरे में फैल गई, तो वो क्या है, मीन फ्री पाथ। और ये रिलैक्सेशन टाइम, और जो वेलोसिटी आएगा, लेंथ अपॉन टाइम, इज नोन एज वेलोसिटी, इज अ रैंडम वेलोसिटी। रैंडम वेलोसिटी आता है टेम्परेचर की इंक्रीज होने की वजह से। तो इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर यही है, टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा कम होगा तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा मॉलिक्यूल्स पे, तो वो आपस में इधर उधर मोशन करने लग जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ही ये पूरे चैप्टर को हमने कंक्लूड कर दिया, ठीक। हाँ, ओके।